Good morning, students. Let us now start with lesson number 36. In today's lesson, we are going to learn how to find the equivalent EMF and internal resistance of two cells when they are connected in parallel. We are also going to see the mixed grouping of cells, and we are going to find out the condition for the maximum current to flow through the circuit. So let us begin with the first derivation. This is a 3-mark derivation in which they ask us to find out the equivalent EMF of these two cells. Just to explain the diagram, there are two cells with EMF E1 and E2. Their internal resistance is R1 and R2. Because they are connected in parallel, therefore the voltage between these 2 points will remain constant. Let us also say कि जो first cell है, let it give out a current I1, and due to the second cell, let it give out a current I2. So you very well know by Kirchhoff junction rule कि ये करंट I1, ये करंट I2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा and will become I is equal to I1 plus I2. Students, the first thing that we have to learn if we want to write this in the exam is कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है V is equal to E minus of I into R. तो I इंटू स्मॉल आर विल बी E माइनस वी. तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा E माइनस वी अपॉन आर. तो ये याद रखना है कि वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है और वहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेनी है. उसके बाद हमने स्टार्ट करना है विद द फार्मूला कि कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इस फार्मूले को 3 बार यूज करना है. कैपिटल I क्या है? टोटल करंट है, इसलिए कौन सी EMF होगी? इक्विवेलेंट माइनस द वोल्टेज, और क्योंकि ये इक्विवेलेंट EMF होगी तो ये R इक्विवेलेंट होगा. इसी तरीके से I1 के लिए आप लिखेंगे E1 माइनस वी अपॉन R1. I2 के लिए आप लिखेंगे E2 माइनस वी अपॉन R2. अब हमने इसको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है. तो अब मैंने E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट एक टर्म बना दी, माइनस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू वी दूसरी टर्म हो गई, इज इक्वल टू. अब हमने इसको इन टर्म्स को अलग अलग करके लिखना है. तो पहली टर्म हो गई E1 अपॉन R1, दूसरा हो गया माइनस वी अपॉन R1, फिर ये हो गई E2 अपॉन R2, और ये हो गई माइनस वी अपॉन R2. यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है. E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट वैसे ही रहने दिया, पहले माइनस वी लिख के फिर उसका जो कोएफिशिएंट है वो लिख दिया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. अब स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि जो E वाली टर्म्स हैं वो एक जगह आएंगी और माइनस वी दूसरी दो टर्म से कॉमन लेना है. तो E1 अपॉन R1 पहली टर्म प्लस E2 अपॉन R2 दूसरी टर्म. उसके बाद ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची, इनमें से माइनस वी बाहर लिया कॉमन, तो अंदर क्या आएगा? 1 ओवर R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2. अब यहाँ पे हमने LCM लिया, तो LCM आ गया R1 इंटू R2, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E1 E2 R1. देखिए इसमें एक सीक्वेंस है, एक रिथम है. E1 R2 E2 R1 माइनस V इंटू, इसका आप एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आएगा और ऊपर R1 प्लस R2 आएगा.
यही टर्म मैंने यहाँ दोबारा से लिख दी। तो 1 अप E इक्वेलेंट अपन R इक्वेलेंट इज माइनस V इंटू 1 अपन R इक्वेलेंट इज दिस, द सेम एक्सप्रेशन जो हमने पहले लिखी थी। अब हमने इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। एग्जाम में याद रखें, माइनस वी के कोएफिशिएंट को पहले कंपेयर करें। 1 over R equivalent will therefore become R1 plus R2 divided by R1 into R2. तो R equivalent will become R1 into R2 divided by R1 plus R2. अब हमने फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है, तो E equivalent upon R equivalent will be E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 into R2. अब R equivalent इधर ले जाइए और R equivalent की जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, विच इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियरली R1 इंटू R2 ये कैंसिल हो जाते हैं और E इक्वेलेंट बन जाता है। सीक्वेंस क्या है? E1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 plus R2. In the exam, they ask us to write down the expression for the potential difference across the two cells. तो potential difference का फॉर्मूला होता है E माइनस ऑफ I इंटू R। E की जगह E इक्वेलेंट लिखा जाएगा, R की जगह R इक्वेलेंट लिखा जाएगा। तो वोल्टेज की वैल्यू विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू product of the two R1 into R2 divided by R1 plus R2। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर कैपिटल R। इस सर्किट में दो सेल लगे हैं, एक की EMF 2 वोल्ट है, दूसरे की 10 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका 10 ओम है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना है। आप कहेंगे R इक्विवेलेंट तो बहुत सिंपल है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, वन इज डबल ऑफ द अदर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए R इक्विवेलेंट विल बी 10/3। उसके बाद अगर दो सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आप जानते हैं कि उसमें E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। May I just show you the diagram again which we had referred to? देखिए इस डायग्राम में जो पहले वाला सेल है वो इज ट्राइंग टू मेक द करंट फ्लो टू द राइट। इसमें भी द सेकेंड सेल इज मेकिंग विल ट्राई टू मेक द करंट फ्लो टूवर्ड्स राइट। तो अगर कोई सेल करंट फ्लो करवाना चाहे टूवर्ड्स राइट, उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव मानते हैं, और अगर कोई सेल करंट फ्लो करवाने की कोशिश करता है टूवर्ड्स लेफ्ट तो उसकी ईएमएफ को नेगेटिव मानते हैं। लेट मी अगेन शो यू कि जैसे मान लिया कि कोई सेल लगा है सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल राइट में है, नेगेटिव लेफ्ट में है, तो हम ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल राइट में है तो ईएमएफ को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, तो इसकी वोल्टेज पॉजिटिव होगी, लेकिन इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल उधर है, तो E1 पॉजिटिव होगा +2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस E2, कैसा E2? माइनस ऑफ 10 इंटू अदर रजिस्टर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब ये जो सर्किट है इसके अंदर अब दो सेल नहीं रहे, सिर्फ एक सेल ही रहा,
जिसकी ई इक्विवेलेंट पता है, आर इक्विवेलेंट भी पता है। तो करंट लिखा जा सकता है बाय ओम्स लॉ। करंट विल बी द टोटल वोल्टेज ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दोनों देखिए सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया 10/3 प्लस 4। तो दैट्स हाउ वी फाइंड द करंट इन द सर्किट। स्टूडेंट्स, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ई इक्विवेलेंट नेगेटिव भी आ सकता है। उस नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि ये जो बैटरी है इज ट्राइंग टू मेक द करंट फ्लो टुवर्ड्स द लेफ्ट, और अगर ई इक्विवेलेंट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द राइट। तो ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। नाउ वी विल बिगिन to find the condition for maximum current to flow in a mixed grouping of cell. Now what do we mean by mixed grouping of cells? देखिए यहां पे हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक की ईएमएफ ई है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हम कहते हैं कि ये एक ब्रांच है। इस ब्रांच में n सेल्स लगे हैं, ईच ऑफ ईएमएफ ई लाइक दिस। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। कैन आई आस्क यू स्टूडेंट्स कि इस ब्रांच का टोटल ईएमएफ कितना होगा? एक सेल का ई है, अगर n सेल लगाएंगे तो इट विल बिकम n इंटू ई। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और अगर n सेल्स हैं तो ये n इंटू आर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ब्रांच में भी n सेल्स हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और जो mth ब्रांच है उसमें भी n सेल्स हैं। तो वी सेटल डाउन विद दिस आइडिया कि एक ब्रांच का ईएमएफ है n इंटू ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है n इंटू आर। मान लिया दो ब्रांचेस होती तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आता NR/2। 3 होती तो NR/3 हो जाता, और अगर m ब्रांचेस हो जाएंगी तो इट विल बिकम NR डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लगता है कि ये सब सेल अगर हटा दिए जाएं तो इनकी जगह एक सेल लगाया जा सकता है जिसका ईएमएफ है n इंटू ई, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है NR डिवाइडेड बाई m। सो ये NR अपॉन m, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दे आर इन सीरीज, सो दे विल गेट एडेड। तो टोटल ईएमएफ देखिए हो गई n इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया NR अपॉन m इन सब सेल्स का प्लस कैपिटल R। अब m हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया NR प्लस MR। अब हमने करंट का फॉर्मूला लिखना है यूजिंग ओम्स लॉ। तो करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो n इंटू ई डिवाइडेड बाई NR प्लस MR हो जाएगा डिवाइडेड बाई m, और ये m अब ऊपर जा सकता है। स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ n इंटू m? मान लिया कि एक ब्रांच के अंदर 5 सेल होते, और ऐसी अगर 2 ब्रांचेस हैं तो टोटल सेल कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एक ब्रांच में n सेल्स हैं और ऐसे m ब्रांचेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स विल बी n इंटू m। तो करंट का फॉर्मूला हो गया n इंटू m इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय NR प्लस MR। n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। m क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस।
हम कहते हैं कि अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो ये जो डिनोमिनेटर है NR प्लस MR, इसको मिनिमम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसे लर्न कर लें। हम NR प्लस MR का होल स्क्वायर लिख के देखते हैं। NR प्लस MR का होल स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ NR माइनस MR का होल स्क्वायर। यू विल से यहाँ पे जो टर्म है वो n स्क्वायर आर स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NR MR है, यहाँ माइनस है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए, बराबर बनाने के लिए हमें 4NR इंटू MR ऐड करना पड़ेगा। अब हमने कहा कि करंट तब मैक्सिमम होगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो, मतलब जब ये टर्म मिनिमम हो, और ये टर्म मिनिमम तब होगी जब ये वाली टर्म मिनिमम होगी, मतलब NR माइनस MR का होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। अब ये मैथमेटिक्स की बात है, अगर एक नंबर का स्क्वायर को मिनिमम होना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब NR should become equal to MR. तो that is the condition for maximum current to flow through the circuit. You will say हमारे पास तो सिर्फ एक ही सेल है। अगर एक ही सेल है तो N की वैल्यू 1 होगी और M की वैल्यू भी 1 होगी। So we are learning कि उस केस में स्मॉल r should become equal to कैपिटल R। तो स्टूडेंट्स, हम ये लर्न कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेल है विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और उसके साथ कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R, तो ये सेल विल बी एबल टू डिलीवर मैक्सिमम करंट ओनली व्हेन स्मॉल r विल बिकम इक्वल टू कैपिटल R। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। He says if the current flowing in the series circuit is equal to the current flowing in the parallel circuit, then what is the relation between small r and capital R? Let me explain the question. He says हमारे पास, जैसे अभी देखा था आपने, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक की EMF E है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R. मे आई आस्क यू कि इन सेल्स की इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? N मल्टीप्लाइड बाई E। और R इक्विवेलेंट कितना होगा? एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और n सेल्स अगर हैं तो NR हो जाएगा, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस। तो करंट की वैल्यू विल बी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज सर्किट विल बी टोटल वोल्टेज N इंटू E डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में n कॉमन लेना चाहेंगे। अगर हम n कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से हमने करंट निकाला थ्रू दिस रजिस्टर व्हेन सेल्स वर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कितने सेल्स हैं? ये 1 2 3 4, कितनी ब्रांचेज हैं? n ब्रांचेज हैं। तो यहाँ भी n सेल्स थे, यहाँ पे भी n सेल्स हैं। फर्क क्या है? पहले में दे वर कनेक्टेड इन सीरीज, अब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो मे आई आस्क यू, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एनीबडी कैन से कि जो EMF है विल रिमेन E, और इन सब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा?
अगर 2 होते r/2 होता, 3 होते तो r/3, अगर n है तो r/n हो जाएगा, प्लस दिस रजिस्टर कैपिटल R. तो द करंट फ्लोइंग व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओम्स लॉ लगाना है E डिवाइडेड बाय स्मॉल r अपॉन n प्लस कैपिटल R. लेकिन द क्वेश्चन सेज कि द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग इन द पैरेलल सर्किट इज सेम. तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वेट करना है. तो ये यहाँ लिख दिया, ये टर्म यहाँ लिख दी, तो ये ई कैंसिल हो गया. अब देखें हमारे पास कुछ टर्म्स तो स्मॉल आर में हैं और कुछ कैपिटल आर में हैं. स्मॉल आर वाली टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें, कैपिटल आर वाली टर्म राइट हैंड साइड में रखें. जैसे आर अपॉन एन माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे आर अपॉन एन माइनस कैपिटल आर हो जाएगा. यहाँ से आप स्मॉल आर लें कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एन माइनस 1. इसी तरीके से आर कॉमन लोगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 बचा, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया, एंड दैट्स वाई वी गेट दिस स्मॉल आर एज इक्वल टू कैपिटल आर. So that is all for today, students, and I hope you are learning your lessons every day, writing them in your notebook. Thank you so much.